दोस्तों नमस्कार। अगर सरकार आप पे झूठा मुकदमा लगा दे तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे अदालत। और अदालत ही अगर सवालों के घेरे में हो तब क्या होगा? इसीलिए लोकतंत्र में या किसी भी समाज में अदालतें आखिरी दरवाजा होती। अगर वो दरवाजा ही कमजोर पड़ जाएगा तो समाज और देश का क्या होगा? इसके आगे आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर अदालतें कमजोर होती हैं तो समाज पे सबसे बुरा असर पड़ता है। इसीलिए अदालतों की इंटीग्रिटी, अदालतों में काम करने के तरीके हमेशा सबसे ज्यादा सुदृढ़ और पारदर्शी होने चाहिए। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि जिस तरह से इस समय देश में एक विवाद चल रहा है, और विवाद शुरू हुआ एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब से, जो सोशल साइंस की किताब थी। उसमें एक चैप्टर था करप्शन इन जुडिशरी। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी भड़क गया। ऐसी बात नहीं है कि जुडिशरी और करप्शन के ऊपर समाज में चर्चा नहीं हुई। थोड़े समय पहले एक हाई कोर्ट के जज के घर में जले हुए नोटों के बंडल पूरी दुनिया ने देखे थे, और उसके बाद से लगातार जुडिशरी पे ये सवाल उठ रहे हैं कि जुडिशरी के करप्शन को रोकने के लिए क्या किया जाए, ये नोट किसके थे, कहां से आए, वगैरह वगैरह। इसीलिए इस पूरी घटनाक्रम को अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि समाज में जुडिशरी में करप्शन को लेकर भी काफी चिंता है, और ये चिंता भी वाजिब है ताकि लोग इस समस्या पे भी ध्यान दें। लेकिन आज मुद्दा इस बात का है कि जब से एनसीईआरटी का ये चैप्टर सामने आया है, तो एक बात तो तय है कि अगर हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि जुडिशरी करप्ट है, तो आप समझ लीजिए कि इस देश का भविष्य काफी चिंतनीय हो सकता है। क्योंकि इस देश के नागरिकों को अगर जुडिशरी पे भरोसा ही नहीं रहा तो फिर स्थिति चिंताजनक है। तो निश्चित रूप से ये जो चैप्टर है ये हटाना वाजिब है। लेकिन इससे विवाद खत्म नहीं होता, इससे विवाद शुरू होता है। जैसे कहा जाता है ना दोस्तों कि अब जिन जो है वो बोतल से निकल गया। अब ये चर्चा का विषय पूरे देश में, बच्चों में, एकेडमिक्स में, मीडिया में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर जगह छाया हुआ है। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो ये कि करप्शन हम रोज देखते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट चर्चा का मुद्दा है, जिसको हम अक्सर टालते रहते हैं, कि भ्रष्टाचार सरकार में या भ्रष्टाचार न्यायपालिका में कौन सा ज्यादा खतरनाक है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपके विचार इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को सर्कुलेट किएगा, इसको जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के जो गंभीर मुद्दे हैं हम उस पर चर्चा करते रहें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करप्शन इन गवर्नमेंट और करप्शन इन जुडिशरी, अगर एक आम आदमी से आप पूछते हो तो आपको वो कहेगा सरकार। क्योंकि आम आदमी डे टू डे सरकार के संपर्क में रहता है, चाहे वो पुलिस थाना हो, सरकारी डिपार्टमेंट्स हो, उनकी पेंशन हो, सुविधाएं हो, सरकारी डिपार्टमेंट की बसेज हो, रेलवेज हो, जो भी है, कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, बिजली कर्मचारी हो, हर जगह आम आदमी सरकार से टकराता रहता है। और हर जगह जब वो परेशान होता है तो वो बोलता है सरकार भ्रष्ट है। आम आदमी की नजरों में सरकार ज्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि कारण बहुत सिंपल है, वो दिखती है, विजिबल है, लाउड है और पॉलिटिकल है। ये हम सब जानते हैं, और सबका ही ओपिनियन ऑन एन एवरेज यही होता है। बट आई एम सेइंग, थोड़ा संभलिए, सोच के बताइए। अगर सरकार करप्ट हो जाती है तो क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। हु डू यू गो टू? आप कोर्ट जाओगे। और अगर आपको लगता है कि सरकार ने गलत काम किया है तो जो कोर्ट है वो अपने आप सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ही करप्ट है तब आप कहां जाओगे? आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास कोई रास्ता नहीं। और यही एक
सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। इसीलिए द रियल क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट इज करप्शन एंड लेट अस फाइंड आउट करप्शन इन द एग्जीक्यूटिव। होता क्या है, आपके मंत्री हैं, पावर का मिसयूज करते हैं, आपको लगेगा करप्ट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिश्वत लेते हैं, करप्ट है, रेगुलेटरी कैप्चर है, वो जैसा चाहते हैं कानून बनाते हैं, उल्टे सीधे कानून बना दिए या गलत नोटिस इश्यू कर दिए, आपको लगता है वहां भी करप्शन है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में स्कैम होते हैं, भ्रष्टाचार, पूरा पैसा दिया, फर्जी बिल बने, घटिया माल लिया, घटिया काम हुआ, टाइम पे नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हम देखते हैं, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो या बाकी डिपार्टमेंट। एंड पब्लिक पॉलिसी मैनिपुलेशन, कि सरकार अपने हिसाब से कानूनों को तोड़ती मरोड़ती रहती है, जिसमें नेताओं का फायदा है या उनके दोस्तों का फायदा है। ये सब करप्शन के रास्ते हैं जो सरकार के सामने जनता आर्ग्यू करती रहती है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी आपने देखा होगा सीएजी रिपोर्ट, केजरीवाल सरकार के ऊपर सीएजी रिपोर्ट आई, कोल घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, 2G, ये सब घोटाले जो हुए थे ये सीएजी रिपोर्ट्स बनी थी। मीडिया इन्वेस्टिगेशन, जो खोजी पत्रकारिता है वो भी निकाल के लाती है कि साहब ये करप्शन हुआ। पीआईएल्स फाइल किए जाते हैं, अरावली का मुद्दा हमारे सामने कि भाई अरावली को आपने कैसे कर दिया, उस पे पीआईएल फाइल हुई, बाकी मुद्दों पे पीआईएल फाइल होती है, बच्चों के खाने को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, सुविधाओं को लेकर दुनिया भर के पीआईएल्स फाइल होती है, ताकि समाज जो भ्रष्टाचार से परेशान है उसको निजात मिले। और साथ में ऑपोजिशन का भी प्रेशर रहता है संसद और संसद के बाहर। तो जब सरकार में करप्शन होता है तो उसको एड्रेस करने के कई तरीके हैं। अब वो कितने एफिशिएंट है या नहीं है वो एक अलग चर्चा का मुद्दा है, लेकिन जो सरकार का करप्शन है उसको एड्रेस करने के तरीके हैं। और कुल मिला के अगर जनता बहुत ज्यादा परेशान होती है तो फिर है चुनाव और फिर होता है सत्ता परिवर्तन। हमने देखा कांग्रेस की सरकार क्यों गई, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार क्यों गई, कई बार बाकी राज्यों में सरकारें पलटती हैं। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि इन अ डेमोक्रेसी द बिगेस्ट करेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट करप्शन इज वोटर। सरकार गिर जाती है, मिनिस्टरों को रिजाइन देना पड़ता है, ऑफिसर्स की नौकरी जा सकती है और पॉलिसीज को बदला जा सकता है, चाहे वो संसद में या संसद के बाहर या अदालतों में। इवन बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रोक दिए जाते हैं सरकारों के ये कह के कि आपने गलत कानून या गलत तरीके से कानून बनाया है। कुल मिला के द की पॉइंट इज गवर्नमेंट करप्शन हाउएवर डैमेजिंग इज इंस्टीट्यूशनली करेक्टेबल। सरकार कितनी भी करप्ट हो उसमें सुधार के रास्ते होते हैं। ये एक तरीका है जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिजाइन मैकेनिज्म टू हैंडल इट। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करें। तो सरकार का भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरी परिस्थिति देखिए, लेट्स नाउ टॉक अबाउट जुडिशियल करप्शन। नाउ वी कम टू सो फार ए मोर सेंसिटिव इशू। अब हम बात कर रहे हैं जुडिशरी इज नॉट एनी अदर इंस्टीट्यूशन। अब दिल्ली हाई कोर्ट के घर में नोटों के बंडल जलते हुए मिले। अक्सर एलिगेशन आता है कि साहब हाई कोर्ट के किसी जज ने या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, वो एलिगेशन है। अब सवाल इस बात का है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको क्या अधिकार दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस को फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि अगर आपको संविधान में कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो जो जज कहेगा वो फाइनल होगा। अल्टीमेटली अथॉरिटी लाइज विद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ये बात हमें पता है। अब सवाल इस बात का है कि जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। बात सही, अरेस्ट वैलिड है या नहीं है, इलेक्शन वैलिड है या नहीं है, सरकार के जो कार्रवाइयां हैं वो वैलिड है, लीगल है या इलीगल है, वेदर करप्शन केसेस विल प्रोसीड और नॉट, ये सारे फैसले कौन करता है? अदालतें करती। अब थोड़ा सा इस बात को और गहराई में हम समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट करप्ट है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर जुडिशरी करप्ट है तब आप कहां जाएंगे, किसके पास गुहार लगाएंगे?
क्योंकि अगर आपको किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, आपको लगता है कि यहाँ पे करप्शन है, आप कहाँ जाएंगे? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जजेस को तो आप वोट दे के हटा नहीं सकते, वो तो नॉमिनेटेड है, उनको आप कैसे हटाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं साहब इम्पीचमेंट कर सकते हो, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट कितने जजेस का हुआ आज तक, और कितनी बार एलिगेशन लगा जुडिशरी पे? तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये आसान नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदे इसके ये हैं कि कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि जजेस ने उनके खिलाफ कोई स्टैंड लिया है, सत्तारूढ़ दल को, तो हम जजेस को हटा दें, इम्पीच कर दें। अगर ये आसान हो तो फिर जजेस के पास ताकत ही नहीं रहेगी, वो भी सरकार के हिसाब से हाँ में हाँ मिलाएंगे। और अगर इतना कड़ा सिस्टम हो जाए कि इम्पीचमेंट होना ही लगभग इम्पॉसिबल हो जाए, तो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? वो भी अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है। और इस इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर नॉट फुल्ली ट्रांसपेरेंट। अब जजेस ने किस आधार पे वो जजमेंट लिया, एक तो है एविडेंसेस, फिर उनका अपना जिसको कहते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड सही था या गलत, अब ये कौन चेक करेगा? इसके लिए फिर आपका एक लंबा प्रोसेस है कि आप अपील में जाइए, करेक्शन रिवीजन करिए, दुनिया भर की कार्रवाई है, और वो आसान नहीं होती। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आर लिमिटेड। अब एक जज ने सही किया या गलत, दूसरा जज तो नहीं कहेगा कि आपका ऑर्डर दिखाइए, मैं पढ़ के बताऊंगा आपने सही लिखा या नहीं, वो भी अधिकार नहीं है। आपका अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप अलग से जजमेंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक जज दूसरे जज को करेक्शन नहीं कर सकता ऐसे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, public scrutiny is restricted because criticism of court can attract contempt proceedings. अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई जजेस को ये बोल दे कि साहब आप गलत कर रहे हो, ये हमें लगता है कि कोर्ट में भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे लिए दिए गए हैं, कोई बोलता है कोर्ट में, किसी की हिम्मत है? कंटेम्प्ट का केस बनेगा कि आपने कोर्ट की अवमानना कैसे करी। क्योंकि फिर ये पहला मुद्दा आता है कि अगर कोर्ट की साख पे हर आदमी ये बोलने लगेगा, तो फिर उस इंस्टीट्यूशन की इज्जत क्या रह जाएगी, उसका मान सम्मान क्या रह जाएगा। इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए। सो जुडिशियल करप्शन इज नॉट जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ करेक्शन, इट इज ए सिस्टमिक रिस्क। अगर ऐसा होता है तो ये खतरनाक है। जो जजेस पे एलिगेशन आते हैं, और आपने देखा होगा बहुत बार सोशल मीडिया, खासकर मैं हमेशा जजेस को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोशल मीडिया जरूर मॉनिटर करिए। आपका कोई भी निर्णय होता है उसमें बहुत सारे जो स्टेटमेंट आते हैं आम जनता के, वही आते हैं कि जुडिशरी ने ठीक नहीं किया, जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, या किसी ने जज को पैसे खिला दिए इसीलिए ऐसा निर्णय आया। एविडेंस उनके पास नहीं है, तथ्य उनके पास नहीं है, परसेप्शन के आधार पे एलिगेशंस लगते हैं जुडिशरी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि एक सिस्टमिक रिस्क होता है, एंड इफ द रेफरी इज कॉम्प्रोमाइज, मैच कोलैप्सेस। अगर अरावली के मुद्दे को लेकर जो इतना हंगामा हुआ समाज में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर था, जनता सड़कों पे आ गई कि आप कैसे कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि थैंकफुली जो इनकमिंग चीफ जस्टिस थे उन्होंने मुद्दे का संज्ञान लिया और उस पर तुरंत कार्रवाई करी। नहीं तो आप सोचिए कि देश में जनता और कोर्ट के बीच में क्या इमेज बनती, क्या जनता विश्वास करती कि किस तरह से निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता। लेकिन टाइम रहते उस पर कार्रवाई हो गई। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रक्चरल कंपैरिजन जरूरी है, लेट अस कंपेयर शांति से ये होता क्या है। गवर्नमेंट करप्शन अफेक्ट्स पब्लिक मनी, रिश्वत लेंगे, पैसा खराब करेंगे, पॉलिसी खराब बनाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी देश की, और वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम ढंग से नहीं होगा, हमें भी पता है। लेकिन अगर जुडिशियल करप्शन होता है, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ, उसका इंटरप्रिटेशन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो सच क्या है किसी को पता नहीं लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी, इसको लेकर सवाल उठेंगे कि जजेस ने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो मेरा अधिकार था। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, लोगों को लगेगा कि भारत में, इसलिए कंगारू कोर्ट्स एक कॉन्सेप्ट है कि जो सत्ता पक्ष है, जो ताकतवर लोग हैं, वो अपने हिसाब से जजमेंट कराते हैं। वो कंगारू कोर्ट्स जो कहा जाता है, उसका पर्पज यही है कि जिसमें दम है उस हिसाब से कानून चलता है।
अगर ऐसा भारत में हुआ तो ऐसे देशों में इन्वेस्टर्स नहीं जाते, लोग नहीं जाते इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि पता नहीं सामने वाला क्या निर्णय ले ले। फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी नहीं होती। जहां जहां पे भी कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि लोगों को लगा कि अब सरकार के साथ अगर निर्णय करना है या सरकार से हक मांगना है तो फिर सड़कों पे उतरो, हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। किसान आंदोलन के सामने हमें देखा कि किसान आंदोलन के नेताओं ने कोर्ट के आदेश मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। उस समय उन पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाया गया, ये भी अपने आप में सवाल। तो ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो गवर्नमेंट करप्शन है उससे गवर्नेंस डैमेज होती है, लेकिन जो करप्शन होता है उससे फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस ये हिलती है, आधार हिल जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन इज ऑपरेशनल डैमेज, गवर्नेंस है ना, सरकार बदल जाएगी ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है वो एग्जिस्टेंशियल डैमेज हो जाता है। गलत निर्णय हो गए, वो प्रेसिडेंस बनता है, आने वाले जो जजमेंट्स होंगे वो भी उसके आधार पे होंगे, मतलब वो बीमारी फैलती जाएगी, रुकेगी नहीं। ये खतरनाक काम होता है जुडिशियल करप्शन का। एंड इफ सिटीजन स्टॉप ट्रस्टिंग कोर्ट एंड दे स्टॉप ट्रस्टिंग द सिस्टम, फिर अराजकता ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसीलिए हम जो यहाँ पे कह रहे हैं ना दोस्तों कि व्हेन इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कोलैप्स द पैरेलल सिस्टम इमर्जेस। जब अदालतों पे भरोसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो किसान आंदोलन में हुआ। आप दिल्ली को घेर के बैठ जाओ, अदालत ने कहा हाईवे खाली करो, नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भाई कानून के ऊपर हम समीक्षा कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, कहते आप करते रहिए, हम नहीं सुनेंगे आपकी। तो जो दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन के समय में हुआ वो अराजकता थी, क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट को इज्जत देने से मना कर दिया था। क्यों किया था, उनके नेताओं को बुला के पूछना चाहिए, इस पे भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो स्ट्रीट जस्टिस, फिर पॉलिटिकल वेंडेटा, हर आदमी अपनी तरफ से एलिगेशन लगाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेटर्स होगा, हर आदमी अपने हिसाब से काम करेगा, और जो देश में इन्वेस्टर्स हैं वो भाग जाएंगे, वो कहेंगे यार यहां काम नहीं हो सकता क्योंकि ये देश का कुछ पता नहीं। एंड दिस इज द नेशन वेयर इंस्टीट्यूशंस डिक्लाइंस, और देश बर्बादी की तरफ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिबेट जरूरी है, और डिबेट इसलिए क्योंकि इस समय हम ग्रोथ फेज पे हैं। इंडिया इज इन अ क्रिटिकल फेज। हम पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं पूरी दुनिया देश में आए, और सबसे पहला काम होता है जुडिशियल सिस्टम। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो भारत के जुडिशियल सिस्टम को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं हम सिंगापुर जाएंगे, जिनेवा जाएंगे, कहीं और जाएंगे। हम आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो कहीं और लेंगे, भारत में नहीं लेंगे। क्यों? ट्रस्ट फैक्टर है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि हम भारत को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाएंगे, वो नंबर ऑफ जजेस से नहीं होता, वो डिग्री और क्वालिफिकेशन से नहीं होता। उसका रूट कॉज है ट्रस्ट। क्या दुनिया हमारे सिस्टम पे भरोसा कर रही है? और अगर आप जुडिशियल रैंकिंग में भारत का नाम देखें तो बहुत नीचे। इंटरनेट पे आप जाइए, सर्च करिए कि दुनिया भारत को जुडिशियल प्रूडेंस में कहां नापती है, जुडिशियल सिस्टम हमें क्या किस लेवल पे लेके जाता है, ये समझना जरूरी है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीडीपी वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन क्या टाइम पे जजमेंट मिलेगा, क्या हमारी सुनवाई होगी? अगर ये नहीं है तो दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी। इसका मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते, लॉ बेस्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन चाहिए, और डेमोक्रेटिक काउंटरवेट इन जियोपॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। एंड दे लुक एट कॉन्ट्रैक्टर एनफोर्समेंट। अब ये भी कहा जाता है, अब बहुत सारे देशों के अंदर और खासकर भारत में कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कॉम्प्रोमाइज है, हमारे यहाँ एनफोर्स नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है जुडिशियल सिस्टम का। एंड दे लुक एट जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड दे लुक एट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्रेडिबिलिटी, जैसे मैंने आपको आर्बिट्रेशन का बताया। एंड एवरी प्रोसेस ऑफ जुडिशियल कॉम्प्रोमाइज इंक्रीजेस द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब जिसको आप कह सकते हो कि भाई भारत में जाके हम काम करें, पता नहीं। इसका मतलब ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लोअर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड स्लोअर ग्रोथ, ये देश को चुकानी पड़ती है कीमत। एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी इज सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड विदाउट इट ग्रोथ बिकम्स फ्रेजाइल। तो कुल मिला के स्थिति है दोस्तों, अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगा, सो विच इज मोर वरिंग, अब सोचिए इस बात को,
करप्शन इन गवर्नमेंट और करप्शन इन जुडिशरी देश के लिए ज्यादा घातक क्या है, सोचिएगा इस पे। एंड आइडियली बोथ आर डेंजरस, क्योंकि स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो जुडिशरी करप्शन इज मोर डेंजरस बिकॉज इट रिमूव्स द फाइनल चेक ऑन गवर्नमेंट करप्शन। गवर्नमेंट करप्शन को रोकने के लिए जुडिशियल इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है, और अगर जुडिशरी पे ही क्वेश्चन मार्क लगता है तो फिर सरकार को खुली छूट मिल जाती है करप्शन की और समाज सफर करता है। इसीलिए जब वॉचडॉग ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता। जो मॉरल अथॉरिटी है जनता की नजरों में अगर वो गिर जाती है तो अल्टीमेटली आखिरी जो जिसको आप कह सकते हैं कि संरक्षक था वो तो जुडिशरी थी, और वही अगर नहीं रही तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है। दिस इज नॉट अबाउट अटैकिंग इंस्टीट्यूशन। सवाल क्या है? वी वांट टू प्रोटेक्ट देम एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स स्क्रूटनी। ये बात आप समझिए। आज सरकार स्क्रूटनी में रहती है, जुडिशरी की स्क्रूटनी कैसे की जाए, जजेस को इस पे भी एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए, एक प्रोसीजर बनाना चाहिए कि अगर समाज में जुडिशरी के ऊपर सवाल उठते हैं तो स्क्रूटनी का मेथड क्या होगा। ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज अभी तो आपने कह दिया चैप्टर हटा दो, लेकिन ये डैमेज हो चुका। आफ्टर ऑल ये चैप्टर आया क्यों? कहीं ना कहीं तो समाज के उन वर्गों में ये चिंता होगी कि यार इस मुद्दे को समाज में उठाना जरूरी है, बच्चों को बताना जरूरी है कि कैसे हैंडल करें इस प्रॉब्लम को। इसका मतलब ये सिर्फ एक आदमी की खुराफात नहीं है, कई लोग इन्वॉल्व होंगे, कई जगह से अप्रूवल आया होगा। इसका मतलब समाज में इस मुद्दे पे चर्चा है कि जुडिशियल करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जुडिशरी के लिए एक ही ऑप्शन है अगर मेरे से आप पूछें, वो है स्क्रूटनी, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन्स क्रेडिबिलिटी। तो ये बात अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है रास्ता है। आप मेरा नाम जानते ही, मैं भी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मुझे भी दुख होता है कि कोई हमारी संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी अगर नहीं है तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, और देश आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर फायदा क्या सब कुछ करने का। इसका मतलब ये है कि ये अनकंफर्टेबल डिबेट होनी जरूरी है, इसको छोड़िए मत, समाज में चर्चा करिए कि किस तरह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों का भरोसा जुडिशरी पे बढ़े, इसके क्या रास्ते होने चाहिए, इस पे चर्चा जरूरी है। ये सवाल अनकंफर्टेबल जरूर है लेकिन जरूरी है। दोस्तों, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस मुद्दे पे चर्चा जारी रखिएगा। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।